नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला और उसके बेहतर व्याख्या के साथ आनंद उठा सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये प्रश्न आईएएस लेवल का होगा और इसमें कुछ बारीकियों को ध्यान रखना होगा सॉल्व करते समय। प्रश्नों की श्रृंखला इंग्लिश में होगी। तत्कालिक मैं इसको हिंदी में कोशिश करूँगा बतलाने का, लेकिन अधिकांश चीज़ें इंग्लिश में होगी। तो बने रहिए इस चैनल पर और सीख। तो पहला प्रश्न है, चूँकि ऑलरेडी मैंने 12 प्रश्नों को हल करके उसके एक्सप्लेनेशन को पिछले वीडियो में बता दिया है, तो इस वीडियो का प्रश्न का श्रृंखला जो होगा वो 13 नंबर होगा। क्वेश्चन है कैट से यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज आर कवर्ड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? नंबर 1, सेक्रेटेरिएट, staff of parliament, officer and servants of the Supreme Court, and members of defense forces. Select the correct answer. Options are given. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो एक विशेष प्रकार का अर्धन्यायिक निकाय होता है, तो वो उसके क्षेत्र में कौन कौन से सर्विस करने वाले लोग शामिल होते हैं, आपको ये बताना है। अगर आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट की जानकारी होगी तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिए गए सारे ऑप्शन गलत है। नन ऑफ द एबव। लेट्स सी अब एक्सप्लेनेशन। देखिए समथिंग, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT was set up in 1985 with the principal bench at Delhi and additional benches in different states. The CAT exercises original jurisdiction in relation to recruitment and all service matters of public servant covered by it. Its jurisdiction extends to the all India services. Number 1, central civil services. Number 2, civil post under the center and civilian employees of the defense services. ओके, ध्यान रहे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। देखिए सेंट्रल और जो सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज के इसके तहत आते हैं। हाउएवर लेकिन द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, यहाँ डिफेंस फोर्सेस अलग होता है और डिफेंस सर्विसेज अलग होता है। ठीक है, तो डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट इसके तहत नहीं आते हैं। तो कौन कौन नहीं आते हैं? एक तो डिफेंस फोर्स, सशस्त्र सेना जो होते हैं वो, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सचिवालय के जो स्टाफ होते हैं, पार्लियामेंट सचिवालय के जो स्टाफ होते हैं उसके तहत कवर नहीं किए जाते हैं। उस पर कार्रवाई या उसके हितों की रक्षा करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काम नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइनल से इन रिगार्ड टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को किसकी सहायता से या किसके द्वारा फाइनल मतलब निर्णय लिया जाता है कि इसको सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा? बहुत ही इजी प्रश्न है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं, बिल्कुल इसका सही जवाब जान चुके हैं। प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फाइनल से इन रिगार्ड टू इंक्लूजन हो या एक्सक्लूजन हो या फिर मॉडिफिकेशन भी क्यों ना हो of the socio-economic backward class is firstly with the president and thereafter in the case of modification or exclusion from the list initially published with the parliament. In the task of identification of SEBs, socio-economic backward classes को, the president shall be guided by the commission set up under article 338B. It advises shall also be sought by the state in regard to policy that might be framed by it. If the commission prepares a report concerning matters of identification, such a report has to be shared with the state government, which is bound to deal with it in accordance with the provisions of Article 333, ठीक है, 338B. However, the final जो determination होगा culminates in the exercise undertaken by the president. ओवरऑल आप समझ जाइए,
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट के आधार पर जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े लोगों के लिए 338 में जिक्र किया गया है। पहले आपको पता होगा 338 ए हुआ करता था, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी सब शामिल हुआ करते थे, लेकिन उसकी मामलाओं को चूंकि उनमें विभेद होता था, तो उनके लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। आप मुझे बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत एसटी, एससी को और ओबीसी से अलग कर दिया गया, और उसके बाद ओबीसी के लिए 338 बी का प्रावधान है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आप स्पष्ट देख रहे हैं 338 बी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये एक संवैधानिक बॉडी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement: President has the power to issue ordinance on those provisions which Parliament is not empowered to do. Okay, ordinance passed by the President ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the Parliament. कौन सा करेक्ट है? तो सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट को उतना पावर तो नहीं है कि पार्लियामेंट के बाहर क्षेत्र में जो नहीं आता वो उस पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर दे। ये तो हो ही नहीं सकता है। और पास जो जो ऑर्डिनेंस पास होता है, जो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा पास किया जाता है, क्या वो खत्म हो जाता है 6 महीने के 6 सप्ताह के अंदर? तो सोचिए। नथिंग यू नो अबाउट द आंसर। आंसर इज बी, क्योंकि दो सही है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेंस पावर हैविंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? देखिए, ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक दोज प्रोविजंस which parliament is not empowered to do. That is the limitation on the parliament's power are also the limitation of ordinance. जबकि गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम कैन नॉट मेक दोज प्रोविजन which state legislative assembly or SLA या SLC are not empowered to do. That is the limitation on the SLA and SLCs are also limitation of the ordinances. An ordinance issued by him, I mean प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, should be laid before both the houses of the parliament when it resembles ordinance passed by the president ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the parliament. It may cease to operate even earlier than the prescribed 6 weeks if both the houses of the parliament passes a resolution disapproving it. सिमिलरली बात तो वही है दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन पे विचार कीजिए। Consider the following statement: A no confidence motion is a motion expressing want of confidence in the Council of Ministers. Second statement: there should be a minimum of 50% of the members' approval for moving a no confidence motion. Third, a no confidence motion in Lok Sabha is governed by the provision in the rules of procedure and conduct of the Lok Sabha, which is the above statement is correct. सबसे पहली बात तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव क्या है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या इसके लिए मिनिमम 50% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए लाने के लिए, या 50 लोगों का? ध्यान से सोच लीजिए। क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है लोकसभा में, इसके लिए क्या इसके लिए कोई नियम है? क्या ये लोकसभा की जो कंडक्ट और रूल्स होते हैं उसके तहत चलाया जाता है? क्या यहाँ इसका संविधान में कुछ जिक्र है क्या? सोचिए सोचिए, और स्टेटमेंट आपके ऑप्शन ये रहे। चलिए इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि 1 और 3 सही है। जी हाँ, 1 और 3 बिल्कुल सही है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha, and as per Article 164, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the state. According to the rule number 198, the rules of procedure and conduct of Lok Sabha, a no confidence motion is a motion expressing want of confidence in the Council of the Minister with a minimum of 50 members
अप्रूवल द मोशन कैन बी मूव, तो आपको 50% नहीं बल्कि 50, केवल 50 सदस्यों का मतलब सहमति चाहिए, ताकि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के मतलब अविश्वास के थ्रू पे लाए कि आप अपना विश्वास मत सिद्ध कीजिए, अदरवाइज जगह खाली कीजिए। A no confidence motion needs a majority vote to pass the House. If the individual or the parties abstains from voting, those members will be removed from the overall strength of the House. Then the majority will be taken into account. ठीक है, let's see. Next question. The term fledgling democracy. What do you understand with fledgling democracy? इसका आंसर तो न्यू डेमोक्रेसी को जोड़ते हैं। ऑप्शन आपके दिख रहे हैं कि न्यू डेमोक्रेसी को हम लोग फ्लैजिंग डेमोक्रेसी बोलते हैं। फ्लैजलिंग इज यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम दैट इज न्यू और विदाउट एक्सपीरियंस, जिसके मतलब नौसखिया के तौर पर उसी को कहा गया है फ्लैजिंग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। Its provisions are divided into number 1 official language of the union, regional language, तीसरा है language of the judiciary and text of laws, which are the part of 17. Let's see. मेरे ख्याल से आपका इसका आंसर मिल चुका होगा, सोच लिया आपने? चलिए बताइए। 1, 2 और 3, यस। तो पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 to 351. Its provisions are divided into 4 heads. Number 1, language of the union, regional language, language of judiciary, and text of laws and special directives. Next है consider the following statement. In India, no law can be amended retrospectively. मतलब कोई भी कानून उसको पिछले दरवाजे से या पिछले नियम से लागू नहीं किया सकता, ऐसा है क्या? In India, no person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charges offence. The Constitution of India guarantees protection against double jeopardy. Which of the above statement is correct? 3 नंबर तो आपको सही लग रहा है, डबल jeopardy के बारे में समझ सकते हैं आप। दूसरा नंबर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला वाला तो एनी, ये सब जो आप समझते ही हैं कि इसमें 3 तो सही है, इसलिए आपको बी लगाना होगा। 2 और 3, एक तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लॉ है जिसको रेट्रोस्पेक्टिव कानून से लाया जाता है। क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। ध्यान रहे, जो आपराधिक नियम होते हैं, आपराधिक कानून होते हैं, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं मतलब अमेंड किया जा सकता है। मतलब सपोज आपने आज कोई हत्या किया तो आपको सज़ा जो होगी आपराधिक, जो सीआरपीसी जो बताएगा, वो जो वर्तमान कानून हो उसके तहत सज़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज सज़ा की और कानून को पिछले 5 साल पहले के जो कानून था उसको लागू कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। सिविल लॉ कैन बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन सिविल लॉ के लिए ऐसा किया सकता है। टैक्स के कानून इस तरह बदलाव होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह का। इसी कारण तो विदेशी कंपनियां और फॉरेन एफडीआई जो होता है थोड़ा उससे प्रभावित होता है, क्योंकि क्या है ना, आपके एफडीआई को आकर्षण करने के लिए आपके नियम का सख्त होना, नियम का मतलब एक तरह से निश्चितता होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर पिछले दरवाजे या पिछले कानूनों को जब मन तब चाहे अप्लाई कर दे, तो इससे रेट्रोस्पेक्टिव कानून कहते हैं कि पिछले नियम को आप नए व्यक्ति पर लाद दें, नए समय में लाद दें। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है और ये किया जा सकता है, हमारे कानून में है ऐसा कि टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली। अब देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है। हमारे संविधान के द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिला है अगेंस्ट द डबल जेओपार्डी, मतलब एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकता है।
आर्टिकल 20 सब क्लोज 1 कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। मतलब आपके द्वारा किया गया अपराध जो होगा उसकी सजा जो होगी वो उतनी ही होगी जो उस समय नियम बता रहा हो, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in the force at the time of the commission of the offense। अपराध करते समय जो आपने अपराध किया है उसकी जो सजा उस समय बरकरार है वही मिलेगी, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। यही है मतलब आर्टिकल 20 सब क्लोज 1 कहता है। अब नेक्स्ट है कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिक्यूजल ऑफ जजेज। जजेज का मतलब किसी विशेष केस से अपने आप को हटा लेना, इसको कहते हैं रिक्यूजल ऑफ जजेस। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ही तो मैंने बता दिया कि रिक्यूजल ऑफ जजेज इम्प्लाइज दैट व्हेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ए जज कैन विड्रॉ फ्रॉम हियरिंग ए केस। जब आप जज को लग रहा हो कि इससे हितों का टकराव हो रहा है तो वो उस जज से अपने आप को विड्रॉ मतलब मतलब उस निर्णय से या उस केस से अपने आप को विड्रॉ कर लेना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द रूल ऑफ गवर्निंग रिक्यूजल। क्या संविधान ऐसा मतलब कहने के लिए बाध्य करता है क्या? The practice comes from the principle that nobody can be judged in her one case. Which of the above statement is correct? तो रिक्यूजल के बारे में आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रिक्यूजल का सीधा मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर जो द्वारा या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि जुडिशियल फंक्शन कर रहे हो उनके द्वारा उस केस से अपने आप को विड्रॉ कर लेना, दैट इज कॉल्ड रिक्यूजल ऑफ जजेस। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो संविधान में इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है, सीधी सी बात है। 2 नंबर आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब देख लीजिए आंसर। आई थिंक यू नो अबाउट द गॉट द आंसर, दिस इज सी 1 and 3। वाई डज ए जज रिक्यूज? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जज क्यों रिक्यूज करे? व्हेन देयर इज ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब हितों का टकराव होने लगे। आपके पिता अगर जज है और आपका बेटा कोई मतलब किसी केस में के मामले में पीड़ित है या फिर भोगी या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको कन्विक्ट किया गया है, तो आप उस जज हितों का टकराव करना उससे बाहर हो सकते हैं। इसी को कहते हैं इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ए जज कैन विड्रॉ फ्रॉम हियरिंग ए केस टू प्रिवेंट क्रिएटिंग ए परसेप्शन दैट शी कैरिड ए बायस वाइल डिसाइडिंग द केस। ओके, ऐसा ना हो कि न्याय मतलब होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। मतलब इसके लिए एक फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं कि जस्टिस शुड बी नॉट गिवन बट इट शुड बी अपीयर्ड। ठीक है, केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, इट शुड बी अपीयर्ड। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव हो रहा है। अभी आप 1 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे या अभी आप कुछ समय पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्य पद संभाले हुए थे और आप अगले 2 महीने के अंदर राज्यसभा के मेंबर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही। ये इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आप बहुत अच्छे अ, पद पर थे, आपने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, ये मेरा नहीं कहना। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। परसेप्शन जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है, अच्छा भी और बुरा भी। तो सीधी-सी बात है, हम लोग कह सकते हैं कि प्रैक्टिस स्टेम फ्रॉम द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट नोबडी कैन बी जज इन आवर वन केस। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यही है, आप जान लीजिए, कि आप खुद के मतलब जज नहीं बन सकते। आप अपने ही निर्णय के लिए आप मतलब खुद एग्ज़ाम दीजिए और खुद कॉपी चेक कीजिए, तो ये तो न्याय होगा नहीं ना। आप खुद का न्याय कैसे कर लीजिएगा? तो डिसीजन टू रिक्यूज़ जनरली कम्स फ्रॉम द जजेज हरसेल्फ। ये जो किसी केस से अपने आप को विथड्रॉ करना, ये ना तो संविधान में ज़िक्र है, ना इसके लिए कोई कानून है, बल्कि जज खुद अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हमें अपनी नैतिकता दिखाते हैं, अपना मतलब एक तो जो कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसको अपने आप में लागू करते हैं। It rests on the conscience and discretion of the judges to disclose any potential conflict of interest. In some circumstances, lawyers or parties in the case bring it up before the judge. If a judge recuses, the case is listed before the Chief Justice for enrollment to a fresh bench. There is no formal rules governing recusal, although several Supreme Court judgments have dealt with the issue. Since there are no formal rules governing the process,
it is often left to the individual judges to record reason for recusal. Some judges disclose the reason in open court. In some cases, the reasons are apparent. कुछ में दिख जाता है, कुछ में जज उसको बुलाया था कि बता दीजिए कारण कि आपने रिक्यूजल क्यों किया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में। तो आपको निश्चित रूप से मजा आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको फायदा ही फायदा है। चलिए ज्योग्राफी के पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द अर्थ's axis of rotation is the line along which it spins around itself as it revolves around the sun। जो अर्थ पृथ्वी का जो एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन है जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, जैसे कि वो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। पहली बात, सीधा सीधा अर्थ का रोटेशन के बारे में पूछा है कि रोटेशन क्या होता है। दूसरा है कि अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट and the points on which the axis interacts the planet surface are geographical north and south pole, which are incorrect। देख लीजिए, सोच लीजिए रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर ठीक होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शंस आर हियर। अर्थ के रोटेशन के बारे में जान लीजिए। अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना, और जैसे कि वो सूरज के चारों तरफ घूमता है ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक्सिस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहता है, ऐसा तो है बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आपको आंसर बी मिल चुका होगा। पहला वाला इनकरेक्ट नहीं बल्कि सही है, और दूसरा वाला इनकरेक्ट है। लेट्स सी। राइजिंग सी लेवल, heat waves, melting glaciers and storm are some of the well-known consequences of the climate change। New researchers had added a new another impact, Mars shifts its axis along which the earth rotates। मतलब जो एक्सिस है वो थोड़ा सा खिसक रहा है, अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा खिसक रहा है। अब हम आते हैं अर्थ के एक्सिस पे। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन along which it spins around itself as it revolves around the sun। The point on which the axes intersect the planet's surface are the geographical north and south pole। The location of the poles is not fixed. However, as the axis moves due to the changes in how the Earth's mass is distributed around the planet, thus the poles move when the axis moves। ध्रुवों का तब विचलन होगा जब एक्सिस मूव करेगा, एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड पोलर मोशन। इसको पोलर मोशन कहते हैं, और इसी कारण धरती में बहुत मतलब अजीब तरह के मौसम अब क्रिएट होते चले जा रहे हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। A fault is a fracture or zone of fractures between two blocks of rock। दो बड़े बड़े विशाल पत्थरों की चट्टानों के बीच में एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है, तो क्या उसको फॉल्ट बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट is a geological fault along the boundary of the Indian Eurasian tectonic plates। थर्ड है कि collision zone between the India and Eurasia along the Himalayan mountain range has one of the highest seismic hazards in the world। अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ पर ज्वालामुखी क्यों नहीं निकलता। करेक्ट, तो आप समझ में हो गया। तीसरा तो बहुत आसान है पकड़ना कि कॉलिजन जोन जो है, मतलब दो प्लेट समझ लीजिए, एक यूरेशिया प्लेट है और इंडियन प्लेट है, आपस में टकरा रहा है हिमालयन के चारों तरफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिस्मिक हैजार्ड तो है नहीं वहाँ पर। भूकंप आता है, सोचिए सोचिए, अभी भूकंप आया तुर्की में एंटोलिया पर्वत के कारण। तो लेट्स सी, आई थिंक डी इज द राइट आंसर 1 2 3। जी हाँ, हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट इज ऑल्सो नन एज मेन फ्रंटल ट्रस्ट। जो हिमालयन में जो फ्रंटल ट्रस्ट है, मतलब दबाव जो है, जो मेन फ्रंटल ट्रस्ट कहलाता है। इज ए जियोलॉजिकल फॉल्ट अलोंग द बाउंड्री ऑफ द इंडियन यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है। मतलब उत्तर में जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है और दक्षिण में जो इंडियन प्लेट है वो आपस में टकरा रही है, और उसके बीच एक गर्त क्रिएट हो रहा है, एक गड्ढा क्रिएट हो रहा है, एक मतलब सिस्मिक वेव्स उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ पर। इसको हम लोग HFT कहते हैं, ठीक है।
और ये लगभग समझ लीजिए कि द जो फॉल्ट है वो 300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, जो कि भूटान हिमालय से लेकर बर्मीज हिमालय तक है। द फॉल्ट इज फ्रैक्चर along which the blocks of crust on either side have moved relative to one another parallel to the fracture. When the earthquake occurs on one of these fault, the rock on one side of the fault slips with each others. The fault surface can be vertical, horizontal, or some at an angle to the surface of the one earth. The northeast is located the highest seismological zone. जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर यूरेशियन और जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट टकरा रही है, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो सेस्मोलॉजिकल दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। द कोलिजन जोन बिटवीन इंडिया एंड यूरेशिया अलोंग द ट्रेमेंडस हिमालयन माउंटेन रेंज हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सेस्मिक हजार्ड इन द वर्ल्ड। तो आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के जो आपस में जो गर्तें बन रही हैं, जो सिस्मिक जोन का निर्माण हो रहा है, वो विशालकारी भूकंप पैदा कर सकता है। और इसके तहत आप देख सकते हैं कि कितने फॉल्ट क्रिएट होते चले जा रहे हैं, चाहे वो जो अभी जोशीमठ में जो कुछ हुआ, इसके अलावा उत्तराखंड में लैंडस्लाइड तो होते रहता है। जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वो पूरी तरह से संवेदनशील है भूकंप के प्रति। अगला क्वेश्चन है एल नीनो से संबंधित है। ड्यूरिंग एल नीनो देयर इज ए एबनॉर्मल सरफेस वार्मिंग ऑब्जर्व along the eastern and central region of Pacific Ocean। एल नीनो के समय क्या होता है? तो एल नीनो के समय क्या एबनॉर्मल सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन और प्रशांत महासागर। दूसरा है वाइल एल नीनो, तो आपने समझ लिया, लेकिन लालीना कंडीशन इनहेंस द रेनफॉल associated with the northeast monsoon. It has a negative impact on rainfall associated with the southwest monsoon, which are correct। तो मेरे ख्याल से एल नीनो और लालीना का कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट ठीक है, तो आपका एल नीनो जो होता है हमारे भारतीय मानसून को थोड़ा सा कहा जाता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो आप पेरू, चिली, दक्षिण प्रशांत महासागर का जो इलाका होता है, वहाँ एबनॉर्मल, चूँकि आपको पता होगा कि पेरुवियन करंट जो होता है वो ठंडी धाराएँ होती हैं, लेकिन विशेष 3-4 साल, 5 साल के बीच में रह रहकर पेरुवियन करंट जो होता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके आस-पास का जो इलाका होता है वो भी वार्म हो जाता है, अर्थात लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि मतलब वहाँ से हवाएँ ऊपर उठती है और एक तरह से वो सारी कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिससे एक फ़ेवरेबल भारी वर्षा होती है, ठीक है? लेकिन इसका जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन देखा जाए तो चाहे वो फ़िलीपींस हो, वियतनाम हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ पर थोड़ा-सा इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर मानसून इफ़ेक्ट हो जाता है। ओके, तो लेट्स सी, ए इज़ द राइट आंसर। ऑफ कोर्स मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर से सुन लीजिए। एल नीनो सीधी-सीधी इसका मतलब है छोटा बच्चा। द एक्सप्रेशन हियर्ड मोर कॉमनली इन इंडिया is abnormal surface warming observed along the eastern and central region of Pacific Ocean between Peru, Papua New Guinea। जबकि लालीना जस्ट अपोजिट होता है इसका, एक लिटिल गर्ल इज एन एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर। लालीना का मतलब कूलिंग और एलिना का मतलब वार्मिंग, ठीक है? अब तो दोनों मिल जाएगा ना, एलिनो और लालीना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिनो सदर्न ऑसिलेशन, इंसो। दीज आर लार्ज स्केल ओशियन फिनोमेनन which influence the global weather। It may be winds, temperature, rainfall. They have the ability to trigger the extreme weather events like drought आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, hot and cold condition create हो सकता है globally।
while La Nina condition enhance the rainfall associated with the southwest monsoon. La Nina थोड़ा सा फेवरेबल माना जाता है. It has a negative impact on rainfall associated with the northeast monsoon. Next question है, consider the following statement regarding the formation of hailstone. Hailstone मतलब समझ गए ना आप, बड़ा बड़ा जो पत्थर गिरता है, ओला बोलते हैं हम लोग जैसे, उसके फॉर्मेशन कंडीशन पूछा जाएगा. Hail is produced by cumulonimbus या cumulonimbus clouds, which are generally large, dark. Hailstones are formed when winds blow up the water droplets to the height where they freeze into ice. Which of the following statement is correct? I think it's a very easy question. बहुत आप सोच लीजिए, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा आपको जो बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है आप देख चुके होंगे, ओला बोलते हो, ओलावृष्टि. ओले जैसे सर मुड़वाते ही ओले पड़े, इसका मतलब होता है जैसे आपने काम शुरू किया और हानि हो गया. तो आई थिंक बोथ आंसर इज राइट. जी हाँ. देखिए, हेल इज प्रोड्यूस्ड बाय क्यूमुलोनिमस क्लाउड्स, मतलब एक ऐसा क्लाउड जो धरती के सतह से मतलब बहुत नजदीक 2-3 किलोमीटर ऊंचाई में बनता है. घना होता है, काला होता है, डार्क होता है, भारी वर्षा होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, ठंडर होता है. डरा नहीं रहा हूं मैं, इसको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ. Generally large, dark, may cause thunder, lightning. In such clouds, winds can blow up the water droplets to the heights where they freeze into the ice. The frozen droplets begin to fall but are soon pushed back up. The winds and more droplets reach onto them, resulting in multiple layers of ice on the hailstone. This fall and rise is repeated several times till the hailstone becomes too heavy and fall down. Okay, let's next question. Iron ore occurs most abundantly in the form of silicates. क्या आयरन ओर हमारे धरती में जो मिलता है वो सिलिकेट्स के रूप में मिलता है अधिकांश रूप में? हेमेटाइट इज द मोस्ट अबाउंडेड आयरन ओर मिनरल is the main constituents of the iron industry in India. The major hematite type iron deposits are located in the state of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh. हेमेटाइट के बारे में आपको जानना हो, देखिए लोहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा का जो ओर होता है वो हेमेटाइट होता है, और क्या क्या होता है आप मुझे बताइएगा. तो हेमेटाइट इज द मोस्ट अबाउंडेड आयरन ओर मिनरल and it is the main component of the iron ore industry in India. I think this is the simple question and you know about that. B is the right answer, 2 and 3. Of course, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो हेमेटाइट. देखिए आयरन ओर्स जो मोस्ट होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सिलिकेट में नहीं. अदर फॉर्म्स आर कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फाइड है, सिलिकेट है, लेकिन अबाउंडेड पूछा था, अबाउंडेड बहुत ज़्यादा मात्रा में. तो आयरन जो होता है, आयरन ओर जो होता है वो मोस्टली ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है. इट ऑल्सो इज फाउंड इन एसोसिएशन विद टाइटेनियम ऑक्साइड. Hematite is the most abundant iron ore mineral and it is the main component and constituents of the iron ore industry in India. The major hematite type iron deposits are located well-defined belts in the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra, Goa, and Karnataka. Let's next question. The northern India Ocean experiences a quarter world's tropical storm. जो northern India होता है, northern Indian Ocean, वो लगभग लगभग पूरे विश्व का एक चौथाई तूफान का सामना करता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म का. द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहिए, चक्रवात कहिए, ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट इज सीवर ड्यू टू द डेंस पॉपुलेशन and poor capacity to absorb a large quantity of rainfall in a short period, which are incorrect. I think you know about that कि Indian Ocean experiences a quarter of world tropical storms. It's is right or not? Think about it. You know about that cyclone, tropical cyclone, extratropical cyclone. If you distinguish between them, if you figure out where the cyclones are coming most nowadays, चलिए आंसर ए है बिल्कुल.
इनकरेक्ट पहला स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्दर्न इंडियन ओशियन जो है, ऑफ विच अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, उसमें ओनली ए माइनॉरिटी ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है। 25% नहीं, केवल 7%। दुनिया का जितना भी इवेंट होता है, खास करके समुद्र से जुड़ा हुआ इवेंट, आई मीन इवेंट का मतलब घटनाएं, आई मीन चक्रवात, वो जो तूफान आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वो केवल और केवल 7% दुनिया का। बट लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन बहुत खतरनाक होता है 7% होने के बावजूद भी। सीवर ड्यू टू द डेवलप डेंस पॉपुलेशन, poor capacity to absorb large quantity of rainfall dumped into short period over the city and towns. Next question. Consider the following statement regarding the Brahmani River Basin. ये ब्राह्मणी रिवर बेसिन के बारे में पूछा है। ब्राह्मणी या ब्रह्मणी is a tributary of river Ganga. Okay. Together with the river Baitharni, it forms a large delta before emptying into the Bay of Bengal. It is famous for mangrove vegetation. ब्रह्मणी रिवर बेसिन के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं पता नहीं। तो क्या ये गंगा का, सबसे पहले तो गंगा का ये है ही या नहीं है, बताइए। करेक्ट पूछा है, वो मेरे ख्याल से ब्रह्मणी ब्रह्मपुत्र से निकलता है। तो आपका सही जवाब है 2 और 3, एक तो बिल्कुल गलत है। देखिए, इन्वायरमेंटलिस्ट एक्सप्रेस कंसर्न ऑफ द मैसिव डाइवर्सन ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ ब्रह्मणी बेसिन विच कुड पोज अ ग्रेट थ्रेट। जैसे आपको पता होगा, भीतरकनिका एक नोटिफाइड रामसर वेटलैंड है, जो कि 195 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 72 या 62 मैंग्रोव स्पीसीज यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा 1600 साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भीतरकनिका के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1600 साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट सिस्टम। मैंग्रोव ग्रोव, जो मैंग्रोव होता है वो ब्रैकिश वाटर में फैलता फूलता है। प्रोफेशनेट फ्रेश वाटर फ्रॉम ब्रह्मणी रिवर बेसिन एंड खारस्टोरा रिवर कीप द सैलिनिटी लेवल ऑफ वाटर अलोंग द शोर, मतलब लगभग लोग बराबर रखने की कोशिश करता है ताकि इसके ब्रैकिशनेस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। द ब्रैकिश वाटर becomes ideal for the mangrove to grow and stay healthy. Together with the river Baitharni and Brahmani river form a large delta. ब्रह्मणी और बैतरनी मिलकर एक बड़ा डेल्टा बनाती है, इससे पहले कि वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाए। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट। अब हम वेस्टर्न घाट के बारे में जानेंगे। वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ द 8 हॉट स्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। जो हॉट स्पॉट की संख्या है उसमें से वेस्टर्न घाट एक है। वेस्टर्न घाट इज द ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन। क्या वेस्टर्न घाट पुराना है हिमालयन माउंटेन से? इंटायर वेस्टर्न घाट्स ट्रेवर्सेस थ्रू द 5 स्टेट इन इंडिया। केवल 5 स्टेट में फैला हुआ है। द पीक ऑफ अनाईमुडी इन तमिलनाडु इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट यू नो अबाउट दैट? अनाईमुडी उससे ऊंचा है क्या कोई? वेस्टर्न घाट की सारी जानकारी इस 4 लाइन में मिल जाएगी। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा आप जान लीजिए कि 5 स्टेट है कि 6 स्टेट है। तो 1-2 तो सही है, तो 1-2 आप सही ले लीजिए। और तीसरा स्टेटमेंट अनाईमुडी तो है कि और कोई है। चलिए, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि दूसरा और तीसरा गलत है। 6 स्टेट। देखिए कौन कौन स्टेट में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। एक तो कर्नाटका, गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, पांचवा केरल और छठा तमिलनाडु। तो 6 स्टेट है। और आपको ध्यान रखना होगा कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्टर्न घाट ही खुद वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड इट इज वन ऑफ द 8 हॉट स्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के 8 बड़े महत्वपूर्ण जो बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग हॉट स्पॉट का दर्जा देते हैं, उनमें से एक है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, Western Ghats are older than Himalaya. Of course, I know that. Anaimudi is the mountain that is located in Ernakulam district and Idukki district of the Indian state of Kerala. ये केरल में है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया, ठीक है। लेकिन वो अनाईमुडी जो है केरल में, ना कि कर्नाटक में, ठीक है। आधा सही था आधा गलत था पहला वाले स्टेटमेंट में, इसलिए। ऑल्दो द मानसून सीजन के बारे में क्वेश्चन है। ऑल्दो द मानसून सीजन ends with September, several parts of the country
still receive rainfall. दिस कैन बी ड्यू टू, क्या कारण हो सकता है कि चूंकि देखिए हमारे लोग का मानसून जो था जून से घुसता है और वो सितंबर के तक में लगभग लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के कई ऐसे इलाके हैं तो वो रेन प्राप्ति करता है, कहाँ से करता है? डिले मानसून विड्रोल, क्या मानसून जो विड्रोल होता है, लौटती मानसून जो होती है वो काफ़ी समय लगा लेती है। डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरियाज ऑफ मल्टीपल प्लेसेस, आई थिंक दिस इज सिंपल क्वेश्चन, दोनों सही है। Although the monsoon season ends with September, delay, withdrawal, and other factors can cause heavy rainfall in the several states. Development of low pressure areas at multiple places result in these rainfall events at several places. Next, consider the following statement. Western disturbances are the periodic influxes of the moisture-laden clouds from the Mediterranean that are common during the winter and cause rain in the northern India. वो वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो मतलब कभी कभी आपको पता होगा जब जैसे जैसे मानसून समाप्त होता है उसके बीच में एक झटका सा आता है और जाड़े के दिनों से पहले कुछ दिन पहले मतलब रबी का सीजन स्टार्ट होने वाला ही होता है क्या, ठीक है, तो उससे मेडिटेरेनियन सी से उठाकर हवा जो आती है वो नदर्न इंडिया के लिए बेहतर होता है ड्यूरिंग द विंटर। द elevated temperature and warmer waters in the Arctic Ocean reduce the intensity of western disturbances over the northern India, which is correct. I think देखिए अगर आपको आर्कटिक ओशियन की जानकारी होगी, देखिए आर्कटिक ओशियन में टेम्परेचर बहुत लो होता है और वहाँ का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ प्रेशर जो है घट जाएगा, लेकिन उधर से हवाएं जो आती है वो एक तरह से बूस्ट कर देती है, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है आर्कटिक ओशियन का प्रेशर जो होगा वो प्रभावित होगा और वहाँ का प्रेशर प्रभावित होगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होगा उसकी इंटेंसिटी डिस्टर्ब तो होगी लेकिन वो डिस्टर्ब ज़्यादा होगा, वो फायदेमंद होगा। तो ए इज द राइट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज रेन इन नॉर्दर्न इंडिया। Western disturbances are periodic influx of moisture-laden clouds from the Mediterranean that are common during the winter. Overall, elevated temperatures are also contributing to a warmer water in Arctic Ocean and drawing colder air from the poles with greater intensity. This has added to increased moisture, thereby sending more intense western disturbances activity over northern India. Next question. The ocean has several micronutrient, minerals, and traces metal like cadmium, copper. Traces metals are supplied to ocean via, ये ट्रेसेस मेटल ओशियन में कहाँ से मिलता है? हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज, कंटिनेंटल सेल्फ इंट्रैक्शन, कंटिनेंटल रन ऑफ, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, इस तरह के आंसर में आप ज़्यादातर चार सभी सही होते हैं, ठीक है, इसमें सोचना नहीं ज़्यादा आपको। ट्रेसेस मेटल जैसे कि कैडमियम, कॉपर आर सप्लाइड टू द ओशियन भाया continental run-ups, atmospheric deposition, hydrothermal activities, continental self-interaction. They are essential for ocean productivity. Consider the following statement regarding the wet bulb temperature. देखिए wet bulb temperature के बारे में पूछा है। Wet bulb temperature represents the lowest temperature air can reach by evaporation of water. It is used to measure both heat and humidity of at a place. Generally, a dry heat wave is more dangerous than a humid heat wave for human beings. ऐसे जनरली आप तीसरा स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको पता होगा हमारे जो पृथ्वी है उसका जो 0 से 5 डिग्री का जो बेल्ट होता है जिसको हम लोग विषुवतीय देखी बेल्ट बोलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर भी रेगुलरली ज़्यादा होता है, बारिश भी ज़्यादा होती है और नमी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जीने के लिए मतलब उस वहाँ के क्षेत्रों के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। एक तो लोगों को बहुत मेहनत करना होगा, हार्ड वर्कर होंगे, उनका जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाता होगा, इसलिए तो बहुत गरीबी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ वहाँ बहुत पाए जाते हैं।
संकट है वो क्षेत्र में। तो तीसरा आंसर तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे गलत है। जी हाँ, मैंने आपको हिंट दिया लेकिन आप पकड़ लिए तो ठीक है। देखिए, ह्यूमन बींग्स फील हॉट, दे कूल देमसेल्फ बाय स्वेटिंग। उनको पसीना आता है, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, तो आपको जब गर्मी लगेगा तो आपके पसीने आएंगे, पसीने आएंगे तो आप अच्छा महसूस कीजिएगा। हाउएवर, इफ द ह्यूमिडिटी इज टू हाई, लेकिन आर्द्रता अगर नमी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग इन नो लॉन्गर वर्क्स, तब पसीना भी काम नहीं करेगा। एंड वन रिस्क डेंजरस ओवर हीटिंग, और ये जो डेंजरस है वो ओवर हीटिंग से और बढ़ जाएगा। इन दिस केस वेट बल्ब टेम्परेचर इज यूज टू मेजर बोथ हीट एंड ह्यूमिडिटी। तब ऐसी स्थिति में हमको हीट और ह्यूमिडिटी दोनों को मापना पड़ेगा, जिसके संदर्भ में हम लोग वेट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग एस्टिमेट वेदर द कंडीशन आर सेफ फॉर ह्यूमंस और नॉट, ताकि ये जान पाए कि मनुष्य के लिए स्थिति ठीक है या नहीं। मेजर आर ऑफन different scale compared with a normal temperature, where there 35 degrees Celsius is the maximum threshold limit. Wet bulb temperature of 32 degree can mean that even fit acclimatized people will not be able to work easily. With the climate change, the number of such potentially dangerous day where high heat and humidity combine are also increasing. At present, most of the India experiences 12 to 66 days annually of this potentially deadly heat and high humidity combination with hot spot along the east coast. तो तैयार रहिए इसके लिए, एक साल में 66 दिन तक वेट बल्ब का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत बना लीजिए, स्टेमिना मजबूत कर लीजिए, पसीना के साथ गर्मी, उमस के साथ गर्मी का, ह्यूमिडिटी के साथ गर्मी का अनुभव करने के लिए आपके एसी, आपके कूलर सभी तैयार होने चाहिए। और ये दूसरी तरफ से पर्यावरण प्रदूषण करेंगे। ये हमिड हीट वेव वाज अ लॉट मोर डेंजरस कंपेयर्ड विद अ ड्राई हीट वेव, जिसको अक्टूबर हीट भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। वाइल द ह्यूमन स्किन हैज a temperature of around 35 degrees Celsius, a wet bulb with the same heat means sweat can no longer be used to cool the body. Wet bulb temperature is measured in wrapping a wet cloth around the bulb of a thermometer. मतलब सोच लीजिए इसको कैसे मापा जाता है। Wet cloth around the bulb of a thermometer. It represents that lowest temperature air can reach by evaporation of water. Internationally, wet bulb globe temperature is calculated by using a globe thermometer. Additionally, accounting for solar radiation and wind speed. तो देख लीजिए भैया, wet bulb temperature is a lowest temperature to which air can be cooled by evaporation of water into air, जहाँ की हवाएं जो है वो ठंडी हो जाएगी evaporation of water के कारण। It is measured by the factoring in heat and humidity levels. Therefore, theoretically, if wet bulb temperature reaches 35 degrees Celsius, its highest point, it means the humans can no longer lose internal body heat by sweating and cool themselves. This could potentially lead to the heat strokes. तो हमारे दिल्ली में 63 दिन तक रहेगा। देख लीजिए भाई, लगातार बढ़ते जा रहा है, चिंता का विषय है हमारे लिए। नेक्स्ट है विंटर सोलिस्टाइस के बारे में। ठीक है, सोल्स्टाइस winter solstice occurs when one of the Earth's pole has its maximum tilt away from the sun. Maximum tilt, सबसे अधिक झुकाव। At the pole, there is a continuous darkness or twilight around the winter solstice. Seasonal significance of the winter solstice is in the reversal of the gradual lengthening of the nights and shortening of days.
तो विंटर सोल्स्टाइस के बारे में आपको जानकारी है? समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ग्रीष्म अयनान, शीत अयनान पढ़े होंगे आप। चलिए इसके ऑप्शन ये रहे। चलिए विंटर सोल्स्टाइस के बारे में देखिए, सही सब कुछ सही है इसके बारे में। विंटर सोल्स्टाइस या सोल्स्टाइस, जिसको इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में बोलते हैं शीत अयनांत, occurs when one of the Earth's pole has its maximum tilt away from the sun. Maximum tilt away from the sun. It happens twice yearly. हर साल दो बार होता है. Once in each hemisphere, northern or southern. For that hemisphere, the winter solstice is the day with the shortest period of daylight and longest night of the year. Shortest, एक तो दिन छोटा होगा, रातें लंबी होगी. When the sun is the lowest daily maximum elevation in the sky. At the pole, there is a continuous darkness. Twilight around the winter solstice. Its opposite in the summer solstice. गर्मी का अयनांत याद रखिए, उसके फीचर्स याद रखिए, द ऑटोमेटिक आप शीत अयनांत के बारे में जान जाइएगा। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिसंबर का जो जनरली 21 दिसंबर बोलिए या 22 दिसंबर, जनरली उसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो महीना है, और जबकि दक्षिण सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो महीना होता है वो जनरली 20 और 21 जून का होता है, जिसमें सूर्य जो होती है एंड पृथ्वी जो होता है उसका जो ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ मैक्सिमम झुका रहता है। Seasonal significance of winter solstice is in the reversal of gradual lengthening of nights and shortenings of day। तो विंटर सोलिस्टिस जब आए, यानी विंटर जब जहाँ जा रहे हैं तो समझ जाइएगा रातें छोटी होगी और रातें बहुत बड़ी होगी। मज़ा आएगा आपको रात रात में। दिनें बहुत छोटी हो जाएगी, संध्या 5 बजे से पहले लिखने लगेगा और आपको देर रात तक काम करने का मौका मिलेगा। तो समझिए कि आप विंटर सोल्स्टिस में है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस ध्रुव में हैं, क्योंकि ये दो बार होता है, एक बार उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोमैग्नेटिक रिवर्सिबल। जियोमैग्नेटिक रिवर्सिबल जो होता है उसके बारे में। A geomagnetic reversal is a change in planet's magnetic field such that the position of geographic north and geographic south are interchanged. Second one, it will have an effect on the animals that the use Earth's magnetic field for navigation, which is incorrect. देखिए जो हमारा पृथ्वी है एक विशाल चुंबक की भांति काम करता है, उसका अपना उत्तर दक्षिण ध्रुव होता है। अगर उनके उत्तर दक्षिण ध्रुव का परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है, अगर उसमें जो परिवर्तन हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वास्तव में उत्तर दक्षिण और दक्षिण उत्तर बन जाता है? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल 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 गलत। क्या बिल्कुल गलत? जी हाँ। जियोमैग्नेटिक रिवर्सिबल is a change in planet's magnetic field such that the position of magnetic north and magnetic south are interchanged। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैग्नेटिक नॉर्थ बिकम मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ बिकम मैग्नेटिक नॉर्थ, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। भौगोलिक जो ध्रुव होता है वो तो वही रहता है, लेकिन पृथ्वी का जो अपना प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो उत्तर दक्षिण होता है वो तब्दील हो जाता है एक दूसरे में। रिवर्सिबल अकरेंस आर स्टैटिस्टिकली रैंडम, इसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। द ओनली मेजर नोटिसेबल इफेक्ट्स guaranteed to occurs when the polar flop is finished, that your compass needle will tell you that north is in Antarctica and south is in somewhere near Canada। तो आपको साउथ कनाडा में चला जाएगा और नॉर्थ जो होगा वो अंटार्कटिका में चला जाएगा। सोचिए इतना गड़बड़ पैदा हो सकता है।
Another interesting consequences will be that the animals that use Earth's magnetic field for navigation, including birds, salmon, sea turtles, could get lost during their routine journeys. तो पक्षियों के लिए, कछुओं के लिए और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो अपना यात्रा तय करते हैं, अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल शिफ्टेड हो गया है, अब उसका जो नॉर्थ होगा वो तो चला गया है भाई दूसरे दिशा में, और उसका साउथ तो समवेयर अदर है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। अब आते हैं कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मरीन हीट वेव्स। समुद्री हीट वेव्स के बारे में पूछा गया है। Marine heat waves can occur in both equatorial region and higher latitude. They occur only during summer, not during winter. El Nino can also lead to marine heat waves, which are correct. दो तो ऐसे छाटिए, सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं कि विंटर में नहीं होगा, तो दो खत्म। जब दो खत्म तो एक ए सी खत्म, तो और तीन, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब एक और तीन है। Heat waves can also occur in ocean, and these are known as a marine heat waves. These marine heat waves, when ocean temperatures are extremely warm for an extended period of time, can have significant impacts on marine ecosystem and industries. Marine heat waves can occur in summer or winter. They are defined based on differences with expected temperatures for the location and time of the year. Most common drivers of the marine heat waves include ocean current, which can build up areas of warm water, air sea heat flux, warming through the ocean surface from the atmosphere. El Nino can also lead to marine heat waves. अब हम लोग आएंगे थोड़ी देर का विश्राम के बाद। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 20 क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में है, तो बारीकों को समझेंगे, थोड़ी थोड़ी हिंदी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2000, जो 2003 का एक्ट है, उसमें एक एस्केप क्लोज की बात की गई, अंडर विच सेंटर कैन एक्सीड द एनुअल फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राउंड्स। देखिए सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, राजस्व का समस्या रहा है। सरकार की जितनी इनकम नहीं होती है उससे ज़्यादा खर्च होता है, और यही दोनों का गैप जो होता है उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट के टर्म में बोलते हैं। लेकिन सरकार अगर अपनी फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाती रही, फिजिकल प्रूडेंस नहीं दिखाती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। तो उसी को एक तरह से राजस्व को कितना बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जाए, केंद्र और राज्य दोनों पर एक प्रतिबंध लगाने के लिए, एक तरह से अनुशासन स्थापित करने के लिए सन 2003 में FRBM एक्ट लाया गया। और उसमें तो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा था कि FRBM एक्ट के तहत सीधी सी बात है, अनुशासन तो होना ही चाहिए, कमाई और खर्च के बीच में जो गैप है वो संतुलित हो। ऐसा नहीं कर रहे कि सरकार को खर्च नहीं करना चाहिए, सरकार खर्च नहीं करेगी तो कल्याणकारी उद्देश्य को पूर्ति कैसे करेगी। लेकिन सरकार जब ऋण लेती है तो ऋणों का जो ब्याज होता है, और आप देखिएगा ध्यानपूर्वक बजट के डेटा को, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, वो बजट के ब्याज ब्याज में लगभग लगभग सबसे ज़्यादा हम लोग का खर्चा हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन विशेष परिस्थिति में एक छोटा सा स्केप क्लोज, मतलब आप विचलित हो सकते हैं, उसको छोड़ा गया। किस किस परिस्थिति में, ये क्वेश्चन है। पहला है कि कैलॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा नेशनल कमिटी, तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी, चौथा है डिसिप्लिन इन द रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ द क्वार्टर by at least 3 percentage points below the average of the previous 4 quarters, which are the correct.
देख लीजिए, सोच लीजिए, ऑप्शन आपके यहाँ पर है। तो इसका सही जवाब तो आपको पता चल चुका है, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी। हाउ डज द रिलैक्सेशन ऑफ FRBM वर्क? The law does contain what is commonly referred to as an escape clause. Under the FRVM Act, Section 4, Subclause 2 of the Act, the Center can exceed the annual fiscal deficit target, setting grounds on include national security, war, national committee, collapse of agriculture, structural reforms, decline in real output growth of the quarter by at least 3 percentage point below the average of the previous 4 quarter. पिछले लगातार 4 क्वार्टर मतलब होता है 1 साल। 1 साल में अगर लगातार आपका ग्रोथ रेट जितना था उससे अगर 3% नीचे आ जाए हम लोग, तो आप इसका क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड यील्ड के बारे में। सरकार का जो बॉन्ड होता है, सरकार चूंकि पैसा उठाने के लिए सिक्योरिटी जारी करती है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, चाहे डेटा सिक्योरिटीज हो, ट्रेजरी बिल हो, ये सब आप जानते होंगे, तो उसी से संबंधित है। तो जब बॉन्ड जारी होता है तो उससे संबंधित जो होता क्या है, बाजार में जब बॉन्ड बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो उसकी कीमत गिर जाएगी, और जब कीमत गिर जाएगी तो बॉन्ड यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। A rise in bond yield mean interest rates in the monetary system have fallen, and the returns for the investor who invested in bonds and government securities have declined. Second one, the bond yields are directly proportional to equity returns. Concept is very important. Without concepting about bond yields, you never will solve this type of such type of questions. Think about it, about bond yields, bond price, what are the interest rates, how does determine the bond price. सीधी सी बात है, इनकरेक्ट पूछा है तो राइज इन बोल्ड इनका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स इन मॉनेटरी सिस्टम है फॉलन। जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो क्या इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है। अगर बॉन्ड का कीमत अगर गिर जाए तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। बॉन्ड का कीमत कब गिरेगा, जब बॉन्ड बाजार में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और जब बॉन्ड बाजार में बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है, लोगों के हाथ में जब पैसा ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आने की संभावना है, तो उस समय इंटरेस्ट रेट तो कम तो होगा नहीं। तो यही तो सोचना है आपको। और इक्विटी रिटर्न्स के बराबर होता है, क्या ये संभावना है? तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। केवल इनकरेक्ट बी है, पहला तो आपको सही है। ए फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर में कमी। चूंकि अभी आपको पता होगा कि ब्याज दर में कमी जो है वो तब होता है जब सरकार को लगता है कि देश की माली स्थिति थोड़ी सी स्लो डाउन वाली है, तो उस समय सरकार जो है, आई मीन आरबीआई जो है, वो इंटरेस्ट रेट को घटाती है ताकि लोगों के पास यानी बैंकों के पास आसानी से पैसा हो, लोग लोन ले। तो उससे क्या होता है कि मार्केट में जो बॉन्ड है उसका साख जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, बॉन्ड प्राइस राइज कर जाता है एंड बॉन्ड यील्ड गिर जाता है। सीधी सी बात है, जब बॉन्ड फॉल इन इंटरेस्ट रेट, जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बॉन्ड प्राइस मैट बॉन्ड प्राइस राइज, प्राइस बढ़ जाएगा, बॉन्ड यील्ड घट जाएगा। And rising interest rates cause bond prices to fall, the bond yield is to rise. In short, a rise in bond yields means interest rates in the monetary system have fallen. इंटरेस्ट रेट्स इन मॉनेटरी सिस्टम जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। एंड द रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर दोज हु इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैव डिक्लाइन। स्वाभाविक है, क्योंकि बॉन्ड रेट, बॉन्ड का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका तो गिर गया है और यील्ड्स बढ़ गया है, तो बॉन्ड पर उतना भरोसा लोग करेंगे नहीं, और बॉन्ड निकाल लें, बॉन्ड से पैसा वापस खींच लेंगे। बॉन्ड्स यील्ड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विटी रिटर्न्स। When bond yields decline, equity markets tends to outperform, and when yields rise, equity market returns tend to falter. Bond yields
inversely proportional to equity returns. When bond yields are declined, जब जब बॉन्ड यील्ड यानी बॉन्ड की कीमत जैसे बढ़ेगी, बॉन्ड पे लोगों का विश्वास जैसे ज़्यादा होगा, इक्विटी मार्केट जो होगा वो आउट परफॉर्म कर जाएगा। एंड व्हेन बॉन्ड यील्ड राइज, जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब बॉन्ड की कीमत घटेगी, तो बॉन्ड की कीमत घटेगी तो लोग उस पर इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद होगा कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, तो इक्विटी मार्केट जो होगा वापस अपने एथी में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जूम्बी फॉर्म के बारे में। जूम्बी फॉर्म इज वेरी सिंपल, मतलब इसका सही जवाब तो जान चुके होंगे आप। सी इज द राइट आंसर। फर्म विच आर नॉट एबल टू कवर देयर डेप्ट सर्विसिंग कॉस्ट विच करंट अर्निंग्स। आप जितना कमा रहे हैं उतनी आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जो लिए गए लोन है उस पर आप अपना डेप्ट चुका पाए। सीधी से वाला जूम्बी फॉर्म, उसको बंद कर देना ही ठीक है। जूम्बी फॉर्म्स या जूम्बीज आर टिपिकली आइडेंटिफाई यूजिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके लिए हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं। द रेशियो ऑफ ए फॉर्म्स profit after the tax to total interest expense. Firms with an interest coverage ratio lower than 1 are unable to meet their interest obligation from their income and are categorized as zombies. समझ गए? कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अगर अपने इंटरेस्ट को चुकाने में असफल रहती है तो सीधी बात है वो जूम्बी की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि सभी लोगों का एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर है, वो भी 1 से कम है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो आपको घटिया कहेंगे, हम जूम्बी कहेंगे, जूम्बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। Evergreening loans is lending a new loan to a borrower on a verge of default near the repayment date of an existing loan to facilitate its repayment. Banks are required to disclose them like they disclose the restructuring of loans. Which of the correct? लेट्स सी इज द राइट आंसर। एवरग्रीनिंग लोन्स का मतलब होता है ए लेंडिंग अ न्यू लोन टू अ बोरोवर, एक नया लोन देना किसी उधारकर्ता को। ऑन ए वर्ज ऑफ डिफॉल्ट मतलब उसके मतलब अधिकांश चांस है वो दिवालिया होने वाला है, उससे पहले उसको दिवालिया हो, उससे पहले उसको बचा लिया जाए कुछ और नया लोन देके। नियर द रीपेमेंट डेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लोन टू फैसिलिटेट इट्स रीपेमेंट, ताकि ऐसा ना हो कि डूब जाए, डूबने से पहले उसको तैरने सिखाने से अच्छा है उसको तिनका दे दिया जाए, तिनका मतलब कुछ धन दे दिया जाए और उसको खड़ा करने की कोशिश की जाए। सच ट्रांजेक्शन कैन go undetected as a bank are not required to disclose them, unlike restructuring that warrant disclosure. मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बैंक जो है ना दिल खोल के बोल रहा है खर्चा करो कंपनियों, चिंता मत करो, हम हैं रीग्रीनिंग के लिए, रीग्रीनिंग लोन देने के लिए, आप डूबते रहिए हम बचाते रहेंगे, सरकार आपको मदद करते रहेगी, गरीबों का पैसा, जनता का कर का टैक्स का पैसा दिवालिया होते हुए कंपनियों, बैंकों इत्यादियों को तरह तरह से लोन के माध्यम से हमेशा हरा भरा करता रहेंगे। यही है प्रक्रिया क्लीनिंग। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसको हम लोग पी नोट्स भी कहते हैं। These are the financial instruments used by overseas investors that are not registered with the SEBI to invest in Indian securities. They are also known as offshore derivative instrument. These the investor enjoy the voting rights in relation to share invest through the P notes, which are correct. देखिए क्या होता है, जब तक आप सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होइएगा आप भारतीय कंपनी के शेयर बाजार में आप अपना पैसा नहीं फंसा सकते हैं।
लेकिन तरीका तो है, क्योंकि सेबी में रजिस्टर होने के लिए आपको कई तरह से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, कई प्रकार के रास्ताओं को अपनाना पड़ेगा, कई लाल फीताशाहियों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इन चिंताओं के कारण एफडीआई, एफवाई ये सब तो आ नहीं पाएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा है पी नोट्स। लेकिन आपको पी नोट्स के तहत आपको वो सारे बेनिफिट्स या वो सारे इंजॉयमेंट नहीं मिल पाएंगे जो एक रियल इन्वेस्टर को मिलता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है। तो स्वाभाविक है, वोटिंग का अधिकार पी इन्वेस्टर को नहीं होता। तो तीसरा गलत है, अब बाकी सब सही है। देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स जिसको हम लोग पी नोट्स बोलते हैं, पीएनस आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशू बाय द रजिस्टर्ड FIIs to overseas investor who want to invest in the stock market in India without registering themselves with the market regulatory authority SEBI. P notes are not used within India. PNs are not used within India, but by the investor abroad. But by the investor abroad. Hence, they are also known as offshore derivative instrument. भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए है, ठीक है। और इसके लिए इसको तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, बाहर इसको इन्वेस्ट करने के लिए। पी नोट होल्डर इज ऑल्सो डज नॉट इंजॉय एनी वोटिंग राइट्स इन रिलेशन टू सिक्योरिटी शेयर रेफरेंसेस बाय पी नोट। अभी तो हम लोग डेप्रिसिएशन से जूझ रहे हैं, उसी से संबंधित एक प्रश्न है। क्योंकि आपको अब पता होना चाहिए कि जिस तरह से दो तीन मुद्दे, एक तो सबसे ज़्यादा रसिया यूक्रेन का वार हो, दूसरा हो पेट्रोल की कीमतों का चढ़ाव हो, तीसरा हो अभी महामंदी जिस तरह से प्रवेश करने वाली है यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में। तो वहाँ के जो फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व है, वहाँ के जो आरबीआई है, मतलब वहाँ का आरबीआई, आई मीन वहाँ का जो मुख्य बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जो एफडीआई है, जो एफआई है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यहाँ जो इन्वेस्ट किए हैं, वो अपना पैसा खींचेंगे। जब वो पैसा खींचेंगे तो स्वाभाविक है रुपया का डिमांड गिरता चला जाएगा और डॉलर की मांग बढ़ती चली जाएगी। और जिस चीज़ का मांग बढ़ता है उसकी कीमत बढ़ती है, और उसका कीमत बढ़ने से रुपया डेप्रिसिएटेड होता चला जाएगा, तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी तो होंगे। पहला इम्फैक्ट तो आप जानते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट, आप किसी भी चीज़ को बाहर से मंगाएंगे तो आपके लिए वो महंगा होगा, और आपका आयात जो होगा वो और भी कठोर हो जाएगा आपके लिए। और आप निर्यात जब कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो भी कम लगेगा आपको। मतलब वैल्यू के दृष्टिकोण से आपको फ़ायदा नहीं होगा, हाले आप निर्यात अपना निर्यात बढ़ा दीजिए, लेकिन वैल्यू के दृष्टिकोण से नुकसान होगा। क्योंकि आप जब आप अपने 5 किलो बासमती चावल को बेचकर जहां आप $5 कमा रहे थे, आज आप बासमती चावल को बेचकर वैल्यू के दृष्टिकोण से $4 ही कमाइएगा, लेकिन आप तो बेच तो 5 kg ही रहे हैं। तो ओवरऑल ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है। तो लेट्स सी, आपको समझा दिया, आप क्वेश्चन समझिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अब्रोड, फॉरेन ट्रेवल मुश्किल हो जाएगा, फॉरेन एजुकेशन मुश्किल हो जाएगा, एनआरआई सेंडिंग मनी बैक होम वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्रूड इम्पोर्ट वो भी मुश्किल हो जाएगा क्या। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 2 3 5 है, ना कि ठीक है 1 2 3 5, 1 2 3 5, इसमें 4 नहीं आएगा। देखिए, डेप्रिसिएशन इन रूपी इम्पैक्ट्स ऑल द एक्सपेंडिचर इन डॉलर्स टर्म। जितने भी आप खर्चा अगर डॉलर में कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए तंग हो जाएगा। चाहे वो इम्पोर्ट हो, चाहे फॉरेन एजुकेशन लेना हो, चाहे ट्रैवल करना हो, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में करें, मेडिकल ट्रीटमेंट लेके जाइए, शॉर्ट में कहिए तो डॉलर में कुछ भी चुकाया गया उसका लिए आपको हानि उठाना पड़ेगा जब जब डेप्रिसिएशन होता है। तो ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर एन एक्सपोर्टर और एनआरआई सेंडिंग मनी बैक होम, डेप्रिसिएशन वुड फेच यू मोर रुपीज पर डॉलर। लेकिन एनआरआई सेंडिंग मनी उनके लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो जब घर पैसा भेजेंगे तो स्वाभाविक है उनके पास डॉलर ज़्यादा आएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं। क्योंकि उसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, फिर वो जो व्यक्ति के यहाँ जा रहा है। अगर आपका भाई अमेरिका में पढ़ के आपको कुछ भेज रहा है तो $5 भेजेगा, तो $5 पहले वो कन्वर्ट होगा रुपया में, तो अधिक से अधिक तुम्हारे भाई को अधिक से अधिक रुपया मिलेगा। डेप्रिसिएटिंग रूपी इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ क्रूड इम्पोर्ट। इससे आपके क्रूड ऑयल का कीमत भी जो होगा वो बहुत महंगा हो जाएगा।
विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट, जिसमें हम जानते हैं कि भारत जो है पूरी तरह से इम्पोर्ट ड्राइवन इकोनॉमी है, इम्पोर्ट करता है खूब ज़्यादा। ए राइज इन द कॉस्ट ऑफ क्रूड रेज फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, इसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलेंगे। दैट इज लीड्स टू द राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, और उसके बाद उसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और उससे बोरोइंग कॉस्ट महंगा हो जाएगा। जब बोरोइंग कॉस्ट महंगा होगा तो कंपनियां धीरे धीरे चटाइयाँ करने लगेगी, माल बनाना बंद कर देगी, लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे और हम फिर एक कुचक्र में फंस जाएंगे और स्लो डाउन में घुस जाएंगे, और स्लो डाउन और गंभीर होता चला गया तो फिर हम लोग हो सकता है कि डिप्रेशन में नहीं तो कम से कम उसके बाद जो मंदी है उसमें घुस सकते हैं, रिसेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI pertains only goods, not services. WPI captures the average movement of wholesale prices of goods and is primarily used as a GDP deflator. WPI has a higher weight of manufactured goods and CPI has a greater component of food items. RBI considered WPI as the main metric for the purpose of setting monetary policy, which are ever correct. I think you know about that. और चौथा तो गलत है बिल्कुल, चार बार गलत है तो एक दो तीन is the right answer of course. While the consumer price index best retail inflation CPI मतलब retail inflation is more widely tracked policy tools look at the price at which the consumer buy goods, while the WPI tracks prices at the wholesale factory at mandi levels. Between the wholesale price and retail price, the difference is essentially is former only track versus price devoid for the essentially is the former only tracks basic prices devoid of transportation costs, taxes, retail margin, etc. And WPI pertains to only goods, not services. So the WPI basically captures the average movement of the wholesale prices of the goods and is primarily used as a GDP deflator, the ratio of the value of the goods and economic produce in a particular year at the current prices to that of the prices that prevailed during the base year. In recent years, the WPI and CPI have shown a degree of dissonance, given that the WPI is a higher weight of the manufactured goods and CPI is a greater component of food items. WPI numbers are not the RBI's main metric for the purpose of setting monetary policy. नेक्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट क्या होता है? देखिए, आपका जिस तरह छाती होता है ना, उसी तरह बैंकों का एक बड़ा सा दरवाजा अलमारी होता है। करेंसी चेस्ट इज ए प्लेस वेयर बैंक्स स्टॉक्स द मनी mint for ATMs. The security of currency chest is responsibility of the bank in which they are situated. Currency chests are administered by the RBI. I think you know about the answer. कॉमन सेंस लगाइए, आरबीआई के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा क्या? तो बिल्कुल, प्रत्येक बैंक के पास अपना अपना करेंसी चेस्ट होता है, तो आरबीआई किस तरह से कंट्रोल करेगी, ये तो बहुत ही आपको अजीब लगता होगा, लेकिन बिल्कुल सही है। बी 2 और 3। करेंसी चेस्ट एक ऐसा जगह होता है जहां आरबीआई जो होती है वो स्टॉक करती है कौन सी मनी फॉर बैंक्स एंड एटीएम के लिए। These chests are usually situated on the premises of different banks but administered by RBI. सभी बैंकों का अपना अपना करेंसी चेस्ट होता है, लेकिन उसको प्रशासन कौन करता है? उसका आरबीआई। Money present in currency chest belongs to the RBI and money kept in a strong room outside the currency chest belongs to the bank. लेकिन आरबीआई का जो पैसा होता है वो चेस्ट वाला होता है, और बाकी जो अलग होता है स्ट्रॉन्ग रूम, उसको बैंकों को बुलाता है। हाउ इज द लॉस रिकवर्ड इन द केस ऑफ क्राइम रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ कैश? As per the set guidelines, the bank in which the currency chest is situated is liable to fulfill the loss of the currency chest. अगर मान लेते कोई करेंसी चेस्ट को तोड़कर कोई चुरा के लेके भाग गया, तो उसकी सारी जिम्मेवारी उस बैंक की होगी जिसके अधीन वहाँ उसको रेगुलेट किया गया है। हालांकि इनडायरेक्टली रूप से तो आरबीआई उसको देख रही है। सिक्योरिटी ऑफ करेंसी चेस्ट इज सब्जेक्ट
of the bank in which chests are situated, the RBI reimburses the security expenses to the bank as per the set norms. लेकिन उसकी सुरक्षा रखने के लिए जो जो वहाँ पर कर्मचारी हो, जो भी तामझाम हो, वो सब का सब उसका खर्चे जो आरबीआई उठाएगी। उसके बावजूद भी अगर चोरी हो गया, तब फिर तो उस बैंक को ठोकना पड़ेगा, पेनल्टी भरो बेटा, चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आते हैं एसडीआर के बारे में। एसडीआर, जिसको हम लोग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं, सेटल बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन। क्या एसडीआर की मदद से आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को मतलब संतुलित कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने में। सप्लीमेंटिंग IMF मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, ब्रिजिंग फिजिकल डेफिसिट एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट। आपको तीसरा तो बिल्कुल बकवास लग रहा होगा। जी हाँ, तीसरा इस्तेमाल नहीं होता। फिजिकल डेफिसिट को अगर मेंटेन करने के लिए एसडीआर का इस्तेमाल हो तो फिर देश को तो संकट से निकालना बहुत मतलब एक तरह से खेल हो जाएगा। कोई भी सरकार आएगी, फिजिकल डेफिसिट चौड़ा करके चल जाएगी, एसडीआर का इस्तेमाल कर लेगी और आईएमएफ देखता रह जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। चलिए, एक और दो सही है। एसडीआर इज नीदर ए करेंसी, ध्यान रहिएगा, कोई कैसा ना पैसा है ना ही कोई आपका दावा है आईएमएफ पर, ठीक है। रादर, बल्कि इट इज ए पोटेंशियल क्लेम on the freely usable currency of IMF members. SDR can be exchanged for this currency. SDR का इस्तेमाल करेंसी को मतलब एक्सचेंज करने में किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी यूज टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज इट इज नॉट ए करेंसी। चूंकि पैसा नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा कर सकते हैं आप। सेम गोज फॉर सेटलिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही आप इसका इस्तेमाल अपने डोमेस्टिक फाइनेंशियल बिल्स को ठीक करने में कर सकते हैं। SDR allocation can play a role in providing liquidity and supplementing members' countries' official reserves. IMF member countries can borrow SDR from its reserve at favorable interest rates, mostly to adjust their balance of payment to a favorable position. अपनी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति अगर विकसित हो जाए और डमाडबल हो जाए, जैसे कि अभी पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, तो उसके मदद से वो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का ठीक करने के लिए एसडीआर को रखिए और डॉलर और या फिर जो एक बास्केट ऑफ करेंसी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेने के लिए। एसडीआर को दीजिए और ले लीजिए उठा के। चलिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग revolves around adjusting monetary policy to achieve a specified annual rate of inflation. The principle of inflation targeting is based on belief that the long-term economic growth is the best achieved by maintaining price stability, and price stability is achieved by controlling inflation, which is or are correct. You know, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका गठन 2016 में किया गया था, ताकि इससे पहले की जो स्थिति थी, आरबीआई पूरी तरह से एक तरह से मोनोपोली एक तरह से एकाधिकार बना रखता था कि वो बाजार में जो लिक्विडिटी है उसको एडजस्ट करे, वही निर्धारित करता था सब कुछ। लेकिन अब एमपीसी के आने पर भारत सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर, ठीक है, मतलब ताल मिलाकर मतलब विकास और अर्थव्यवस्था में कितनी लिक्विडिटी होगी दोनों को मैनेज करने के लिए एक तरह से एक कह सकते हैं आप संस्था है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिए कि एमपीसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक टारगेटिंग होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उसका निर्धारण तो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती है, उसको मेंटेन करने का काम आरबीआई करती है, लेकिन उसको निर्धारण करने का काम भारत सरकार करती है। चलिए, लेट्स से बता दिया मैंने, बहुत कुछ इनकरेक्ट पूछा था, डी दोनों सही था। इसलिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग is a central banking policy that revolves around adjusting monetary policy to achieve a specified annual rate of inflation। मतलब देखिए, भारत में कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए। अभी आपको देखा हो, आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन की चिंता सताई जा रही है। आरबीआई के द्वारा लगातार जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, इसके अलावा जो रेपो रेट होता है उसको लगातार अभी थोड़ा सा तो इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो टारगेटिंग उससे बहुत बाहर चला गया है और अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि इधर डॉलर खिसकेगा ऊपर तो रुपया डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन होगा तो फिर स्वाभाविक है
बैंक को एक्शन लेना पड़ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेशन targeting is based on the belief that long term economic growth is the best achieved by maintaining the price stability, and price stability is achieved by the controlling inflation. Strategy: inflation targeting views primarily goal of central bank as maintaining price stability. Next question: India has come a long way in leveraging the capital account transaction in the last 3 decades and currently has a partial capital account convertibility. Which of the following moves is indicate the above statement? Ease of external commercial borrowing, introducing the fully accessible route through which non-resident can invest in a specified government securities without any restriction, increasing the foreign portfolio, investment limits in the Indian debt market, allowing outbound FDI by Indian incorporated entities. Selected the correct आंसर। ये एफडीआई हो या एफआईआई हो या किसी भी प्रकार का, देखो बाहरी जो पैसा है वो भारत में कैसे प्रवेश करे, निवेश को कैसे लुभाया जाए, आकर्षित किया जाए, विश्वास जगाया जाए उनके अंदर। तो हमारे यहाँ दो प्रकार का, मतलब एक तो करेंसी रिजीम होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जो कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी होता है ना वो पार्शियल है, लेकिन करंट कन्वर्टिबिलिटी जो है फुल्ली है। तो करंट में एफआईआई आता है, जब चाहे पैसा लगाइए, जब चाहे पैसा निकाल के लेके चले जाइए। एफडीआई तो स्टेबल होता है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। इंडिया हैज ए लॉन्ग वे, क्योंकि आपको पता होगा 1991 के पहले तो हमारे यहाँ पर एलपीजी जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। हर कुछ सरकार से पूछ कर होता था, सरकारें बताती थी क्या करना है, कितना करना है, किसको करना है, कितना मतलब कहाँ करना है, सब कुछ तो सरकारें निर्धारित करती थी, ओवरऑल कर सकते थे। हमारा देश जो था एक लॉक्ड इकोनॉमिक था, लेकिन एलपीजी के बाद कुछ लिबरेशन तो आया ही, उसका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कुछ ढील दे दी गई। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में बदलाव आया है, एंड द करेंटली जो है पार्शियल कैपिटल अकाउंट हम लोग पहुंच चुके हैं। सम ऑफ द रिसेंट मूव्स इंक्लूड, इसमें क्या किया गया है, तो इंक्रीजिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन द इंडियन डेब्ट मार्केट। अब आप कितना एफआईआई इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। उसके लिए आपको क्या क्या किया गया है, तो इंट्रोड्यूसिंग द फुल्ली एसेसिएबल रूट प्रदान किया गया है, थ्रू विच NRI can invest in a specific government securities without any restriction. And easing of external commercial borrowing from by relaxing individual restriction. Inward FDI is allowed in the most sector, and outbound FDI by Indian corporated entities is allowed as a multiple of their net worth. Consider the following statement. Disinvestment, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, आप मुझे लिख के भेजिए। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सेलिंग माइनॉरिटी शेयर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज to the public or the private entity. When the government sell minority shares in public sector entity, that is a strategic disinvestment. Not at all, which is correct. चलिए इसका आंसर तो आपको पता चल चुका है, ए इज द राइट आंसर। देखिए व्हाट इज ए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए सबसे पहले आप समझिए, डिसइन्वेस्टमेंट अलग होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अलग होता है, प्राइवेटाइजेशन अलग होता है, तीनों अलग अलग होता है। जब सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो तो सरकार जो है अपने पास अथॉरिटी अपने पास रखती है। मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर सरकार के पास है, इसका मतलब उसने केवल और केवल 49% की, ठीक है, शेयर बेचा है। लेकिन अगर वो 51% शेयर बेच दे तो वो जो है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, और अगर 100% बेच दे तो वो तो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। When government decide to transfer the ownership and control of a public sector entity,
चाहे ओएनजीसी हो, सीएनजी हो, चाहे भारत का कोई भी बड़ा पब्लिक सेक्टर एंटिटी हो, उसको अगर उसकी जो शेयर है, उसका जो ओनरशिप है किसी प्राइवेट एंटिटी को या पब्लिक एंटिटी को दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्या डिफरेंसेस है डिसइन्वेस्टमेंट में और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में? Disinvestment is sale and disinvestment. Selling minority share of public enterprises to another entity, be it a public or private, is disinvestment. In this, गवर्नमेंट रिटेन ओनरशिप, ध्यान रहे यहाँ पर एक बात है कि गवर्नमेंट के पास अभी भी ओनरशिप है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गवर्नमेंट सेल मेजॉरिटी शेयर्स इन द एंटरप्राइजेज, दैट इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। हियर द गवर्नमेंट गिव्स अप द ओनरशिप ऑफ द एंटिटी एज वेल एज। मालिकाना हक सरकार का चला गया, दादागिरी चली गई, ठीक है, रुतबा चला गया, टांग खींचने की जो प्रवृत्ति रही है सरकार की, यहाँ ये मत करो, इतना मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, जब चला जाए ओवरऑल, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आपका सर का जो ऊपर ताज है वही चला जाए और सर रह जाए तो समझ लीजिए स्ट्रेटजिक है, लेकिन ताज बचा रहे और जूता चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीरो कूपन बॉन्ड। Zero coupon bond are issued at a discount and redeemed at par. Redeemed at par. जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। No interest payment is made on such bond at a periodic level. These are special types of bond issued only by the central government specifically to a particular institution. जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी है तो बताइए, और नहीं तो आंसर देखिए। ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा थोड़ा होता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इशू करेगी? क्यों कंपनियां जीरो नहीं करती है? कंपनी भी जारी करती है, तो तीसरा खत्म कर दीजिए आप, सीधी सी बात है, ज़्यादा जाना नहीं है, सिंपल सी बात है। जीरो कूपन बॉन्ड इज ए डेप्ट सिक्योरिटी, उधार लेने का एक तरीका है। उधार लेने के लिए आपको पैसा चाहिए तो पैसा लेने के लिए बॉन्ड जारी कीजिए, सिक्योरिटी जारी कीजिए। लेकिन इसमें कुछ विशेषता क्या है? ये सिक्योरिटी डज नॉट पे इंटरेस्ट, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं दिया था। आपका कोई भी जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड की खूबी होती है तीन चीज़ें। एक बॉन्ड का एक निश्चित तारीख होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड जिसको बोलते हैं, उस पर एक कूपन रेट होता है, ठीक है, और एक प्राइस होता है उसमें। तो चूंकि जीरो कूपन बॉन्ड की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि इसको डिम्ड एट ए डिस्काउंट पे बेचा जाएगा। बट इंस्टीड ट्रेड्स एट ए डिस्काउंट, मतलब सपोज 100 रुपये का कोई बॉन्ड है तो आप उसको 90 रुपये में बेच दीजिएगा, तो 10 रुपये वो बचा लेगा। लेकिन जब वो वापस करने आएगा वो बॉन्ड, तो उसको 100 रुपये चुकाना पड़ेगा। इस तरह से 10 रुपये का लाभ हो जाएगा उसको। रेंडरिंग ए प्रॉफिट एट मैच्योरिटी, जब वो परिपक्वता अवधि पूरी होगी ना, तब उसको प्रॉफिट का फायदा दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। When the bond is redeemed for its full face value, मैंने समझा दिया हिंदी में, समझ ली, सीधी सी बात है। अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, उस पर जो लिखा प्राइस है, उस पर किसी प्रकार का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। फायदा क्या होगा उस बॉन्ड को खरीद कर? अगर आप उस बॉन्ड पर अपना निवेश करना चाहते हैं तो उस बॉन्ड पर जो लिखी कीमत है उससे कम कीमत पर आपको वो बॉन्ड मिल जाएगा। जैसे 100 रुपया पर लिखा है तो हो सकता है वो 80 रुपया या 90 रुपया में मिल जाए, उससे कम कीमत पर मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसको वापस एक निश्चित अवधि पर लौटाइएगा तो आपको वो जो वापस जो खरीदेगा उसको वही प्राइस देना पड़ेगा जो उस पर लिखा है। तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपका फायदा हो जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स बाय इशू बाय प्राइवेट कंपनीज आर नॉर्मली इशू एट ए डिस्काउंट, ठीक है। तो कंपनियां भी जारी करती है, केवल केंद्र सरकार ही जारी करे ऐसे थोड़ा है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया, national income estimates is released by Ministry of Finance. GDP is the total value of country's annual output of goods and service, and it gives the economic output from the consumer side. GVA is measured of the contribution to GDP made by an individual producer, industry or sector. बिल्कुल सोचिए इस पर। तीन कथन है, तीन तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। लग क्या रहा है आपको? जानकारी होना चाहिए। जीवीए क्या होता है? जीवीए नथिंग बट
जीडीपी अगर निकालना है और जीबी आपको मालूम है, तो जितने भी सेक्टर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं सबको जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए उसका, आपको जीडीपी मिल जाएगा। एट अ मार्केट प्राइस हो, चाहे बेस्ट प्राइस हो, चाहे जिस पर निकालना हो निकाल सकते हैं आप। चलिए बताइए। लेकिन ये नेशनल इनकम को क्या एनएसओ निकालती है? जी नहीं, आपको पता होना चाहिए, इसका 2 या 3 सही है। नेशनल इनकम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, मॉस्पी जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट में याद रखिए मॉस्पी। मॉस्पी उसके लिए एक मंत्रालय है, एक स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है। नेशनल इनकम जो है वो एस्टिमेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन है। अब आते हैं हम लोग जीडीपी के बारे में और जीबीए के बारे में। जीडीपी कुछ होता नहीं है, देखिए एक भौगोलिक सीमा है, आपका भौगोलिक सीमा जितना है उस भौगोलिक सीमा के अंदर जो कोई भी कुछ भी उत्पादन कर रहा है उसकी जो अंतिम वस्तु की जो कीमत, अंतिम सेवा की जो कीमत होगी, कौन उत्पादन कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीडीपी में, ठीक है। अगर वो एम्बेसी विदेश में है, अगर भारत की एम्बेसी जापान में है और जापान में वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उसमें जो कमाई है वो भी जीडीपी है, इट्स नॉट जीएनपी, ठीक है, क्योंकि वो एम्बेसी जो है वो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जीडीपी इज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए कंट्री। इन अ कंट्री इट इज टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज एनुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट गिव्स द इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। GBA is the sum of countries' GDP at a net and net subsidies and taxes in the economic। GBA जो है वो उसमें से आप चाहे तो सब्सिडीज को जोड़ दीजिए, टैक्सेस को निकाल दीजिए। GBA is defined as the value of output minus the value of intermediate consumption, and it is measure of the contribution to growth made by an individual producer, industry, or sector. It provides the rupee value of the number of goods and services produced in an economic after deducting the cost of inputs and raw materials that have gone into the production of those goods and services। तो कह सकते हैं कि जो GBA होता है वो GDP प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। GDP measures the monetary value of both intermediate and final goods and services। GDP also measure the inequality in the economic। ऐसा कभी हो सकता है? इनकरेक्ट। तो इंटरमीडिएट तो होता ही नहीं है, तो दोनों इनकरेक्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता क्या है कि जीडीपी मेजर्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज दोज आर बाउट बाय द फाइनल कंज्यूमर produced in a country in a given period of time। It is important to note here that GDP maps the final goods and services, not the intermediate ones। For a while, GDP's dominance has been questioned। For instance, is GDP a quality measure? It all depends on what you use it for। अब क्या इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ का उत्पादन करती है, इस पर डिपेंड करता है। किसी की जीडीपी मास्क बना के बढ़ सकती है, तो किसी की जीडीपी सिगरेट बना के, तो किसी की जीडीपी इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचा के। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जीडीपी गुणवत्ता को नहीं, ये मात्रात्मकता को बताता है। उत्पादन की गई वस्तुओं की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि जीडीपी आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो जीडीपी मेजर्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमिक इन अ ईयर। Does it claim to measure the welfare or well-being? No, no। Does it claim measure of happiness? No, no, of course no। Does it claim to measure the inequality? No, no। Is it a measure of corruption or lack of it? No, no। Does it measure robustness of democracy? बिल्कुल नहीं। Does it measure pollution or climate change? Absolutely no। Such question can go on with the same reply। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल फॉर्मेशन से।
Which of these are not the example of fixed capital formation? Fixed capital formation, you know about that. आजकल हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात बहुत कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इस बजट 2022-23 में आपने देखा होगा लगभग 33% ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है पिछले बजट बजट एस्टिमेट की तुलना में। आज का जो बजट सेशन था उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग आने वाले समय में यानी 2023-24 के लिए जो एस्टिमेट बजट है वो है 10 लाख करोड़ रुपए का। यू नो अबाउट दैट 3.3 ऑफ जीडीपी, पूरे जीडीपी का 3.3 कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या बोलता है, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन क्या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से बनता है। ऑफिस इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर, अकोमोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व होने से क्या कैपिटल फॉर्मेशन हो गया क्या? वो तो पैसा इधर से उधर हो खाली। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से हो सकता है, ऑफिस के साजो सामान खरीदने से हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो पूछा गया नहीं तो नहीं, तो तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। करेंसी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फिक्स कैपिटल, इट इज लिक्विड कैपिटल भैया। करेंसी तो लिक्विड है, लक्ष्मी नहीं बोला, लक्ष्मी चंचल होती है, पानी की तरह होती है। आज तुम्हारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में है, इसलिए इसको हम लोग फिक्स कैपिटल नहीं बोल सकते हैं भैया। फिक्स कैपिटल आर द एसेट यूज इन प्रोडक्टिव प्रोसेस। कुछ ऐसा निर्माण करो जो उत्पादक हो, जो समाज के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सके। जैसे कि बिल्डिंग हो, एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग फैक्ट्री हो, फैक्ट्री को चौड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, विशाल कर दीजिए, नए नए उसमें इनोवेशन कर दीजिए, कुछ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट खरीद लीजिए, मशीन खरीद लीजिए, उससे प्रोडक्टिव फायदा होगा। Increasing an economic's capital stock also increases its capital for production, which means an economic can produce more. Next question about stagflation. Stagflation is a situation in which the inflation rate is high and same time economic growth rate remains steadily high. Huh. Deflation refers to decrease in the general price level of goods and service, but inflation remains above zero. करेक्ट तो है बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डी इज द नॉट। डिफ्लेशन में नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है, डिस इन्फ्लेशन में नेगेटिव में जाता है। देखिए स्टेगफ्लेशन तो बिल्कुल सही था, उस स्टेटमेंट वो आपने बताया जो कि ये स्टेगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है ना कि एक तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा रहेगा और दूसरा आप लोगों को काम नहीं मिलेगा। आई मीन जीडीपी ग्रोथ रेट भी घटता चला जाएगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा। अजीब स्थिति है ना। हम लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक भैया, क्योंकि अगर एक निश्चित सीमा के बाद अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो वो सेटबैक की तरह काम करता है। कंपनियां जो होती है हताश हो जाती है, ठीक है ना। अब वो अधिक उत्पादन करती नहीं है, जब अधिक उत्पादन करेगी नहीं तो जीडीपी होगा नहीं। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि स्टैगफ्लेशन इज ए कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। विकास बहुत, आर्थिक विकास बहुत स्लो हो जाएगा और इन अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाएगा, मतलब अस्थिरता आ जाएगी, रुक जाएगा, लग रहा है कि चल ही नहीं पा रहा है इकोनॉमिक व्यवस्था। और इसके साथ ही साथ प्राइस राइज करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइस राइज क्यों कर रहा है, यानी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, जब डिमांड ज़्यादा होगा। नहीं नहीं, ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन है, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण। डिमांड जनरेटेड इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। Deflation is the general decline in price for goods and service occurring when the inflation rate falls below 0%। अगर वो 0% से नीचे चल जाए, मतलब ऐसा रेट जिस पे वस्तु की कीमत नेगेटिव में चली जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो -2%, -2, -3, -7, -23 गया था ना, तो डिफ्लेशन था, नॉट डिस इन्फ्लेशन। Deflation is just about to negative of inflation, but disinflation is good, but deflation is not good। क्योंकि डिफ्लेशन में क्या है, वो पूरी तरह से महामंदी में घुसा देगा आपको। लेकिन डिसइन्फ्लेशन ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 2%, 3%, 1%, ये कोई विकास दर है,
किसी विकसित देश के लिए, हमारे लिए तो कम से कम 5%, 4%, मतलब इन्फ्लेशन ठीक माना जाता है। अगर अब वो 1-2% होने लगे तो थोड़ा चिंता का बात है कि हम लोग डिसइन्फ्लेशन में आ गए हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो डिफ्लेशन हो जाए, तब वो दिक्कत है। माँग होगा ही नहीं, चीज़ों की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एग्रीगेट डिमांड, समग्र माँग इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, इट कैन बी इंक्रीज। आप एग्रीगेट समग्र माँग को कैसे बढ़ाइएगा? ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए, हाई टैक्स लगा दीजिए, देखिए आपका क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड दोनों में खत्म हो जाएगा। तो इसका तो आंसर बहुत ईजी है, इसका लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ए इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स। एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमिक एट अ गिवन टाइम। किसी दिए गए समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में अगर आप कुल मांग क्या है, लोगों द्वारा कुल मांग कितना है। इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जनरेट डिमांड करता है, उससे रॉ मटेरियल, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, इससे एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी को मिलती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। द गवर्नमेंट हैज सम एबिलिटी टू इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड। सरकार के पास ताकत है कि वो एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए दो प्रकार की नीतियां हैं, एक राजकोषीय नीति, दूसरा मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। इट कैन फिजिकल स्टिमुलस और इंक्रीजिंग टैक्स, टैक्स को स्टिमुलेट कर सकती है, टैक्स को घटा सकती है, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द हाउ कंज्यूमर स्पेंड और सेव। एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जिसमें कि सरकार जो होती है ना, दिल खोल के खर्चा करना चाहती है, अपना जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ा देती है, टैक्सेस को घटा देती है, जैसे इनकम टैक्स को घटा देगी, कॉर्पोरेशन टैक्स को हटा देगी, जो एक्साइज ड्यूटी होता है उसको नॉर्मलाइज कर देगी। और वो सरकार जब ऐसा करेगी तो उसको काउंटर साइकिल पॉलिसी तब बोलेंगे जब सरकार मंदी वाली स्थिति में हो, काउंटर साइकिल पॉलिसी। और वाइल एक्स कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में जस्ट अपोजिट समझ लीजिए कि इसमें बैंक रेट बहुत ज़्यादा होगा, सरकार जो होगी टैक्स बर्डन ज़्यादा करेगी, जीएसटी के अलग अलग दरों में कर का जो स्लेब है और बढ़ा देगी, सेस अलग अलग प्रकार का सेस ला सकती है, वो सब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होता है। एक कॉरपोरेट में रेज कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट थ्रू, कोई भी कॉरपोरेट जगत, जैसे अडानी हो, बीएसएनएल हो, चाहे जियो हो, कॉरपोरेट है, कैसे पैसा उठाती है प्राइमरी मार्केट से। प्राइमरी मार्केट का मतलब जानते हैं, जो लेस वोलेटाइल होता है और जो जिसकी समयावधि 1 वर्ष से कम तक की होती है। तो आईपीओ जारी कर सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इशू जारी कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। कौन तरीका है जिसके माध्यम से पैसा उठाती है प्राइमरी मार्केट से? तो आईपीओ तो बिल्कुल सही है, और इसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है। एक कॉर्पोरेट में रेज कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे कि अडानी ने क्या किया देखा ही हो आपने, अडानी हिंडलबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे आपने सब कुछ सुना। तो आईपीओ चर्चा में था, उसका फॉलो ऑन ऑफर्स भी चर्चा में था आईपीओ। तो राइट इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू दी पब्लिक इन दी प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर जारी किया था। और राइट इशू का मतलब है कि एक है इनविटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी। कंपनी बोलती है हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, अपने शेयर होल्डर्स को, तो जो शेयर होल्डर पहले से शेयर लेके बैठ चुके हैं, अगर कंपनी पर विश्वास जताते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए उनको कहती है, तो इसको राइट इशू बोलते हैं। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि नया शेयर जारी करेगा वो अपने ही कंपनी के निवेशकों को। दिस टाइप ऑफ इशू गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिक्योरिटीज कॉल्ड राइट्स। और एक प्राइवेट प्लेसमेंट होता है सेल ऑफ स्टॉक ऑफ शेयर या बॉन्ड्स टू द प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशन rather देन ऑन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जा ना के, अगर आप बिना ओपन मार्केट में जाए हुए अगर अपने स्टॉक्स या शेयर को, बॉन्ड को अगर बेचना चाहते हैं, तो ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। इट इज एन अल्टरनेटिव टू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आईपीओ के माध्यम से आप तो ओपन मार्केट में जाते हैं, ओपन मार्केट में अपना बाजार में मतलब कोई भी व्यक्ति उस पर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जस्ट अपोजिट टू द आईपीओ के जस्ट अपोजिट अगर आप
प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो इसका मतलब आप ओपन मार्केट में नहीं जा रहे हैं पैसा उठाने के लिए, ठीक है। और फाइनली आज का अंतिम प्रश्न, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। टैक्स रेवेन्यू इज चार्ज ऑन इनकम earned by an individual or entity or and on the value of transaction of goods and services. Tax revenue. Non-tax revenue includes interest charged on loans advanced by the government for the various purposes. Which are the correct? बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आपने उत्तर सही दिया है, दोनों सही है। टैक्स रेवेन्यू मतलब राजस्व, जो टैक्स का जो मतलब सीधा सीधा टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू कर राजस्व इज ए चार्ज ऑन इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स जैसे कि जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड नॉन रेवेन्यू टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है जो कि आपको सर्विस जो मिलता है, जो सरकारें सर्विस देती है उस पर लगाया जाता है। वो किसी प्रकार का आप उसमें दुरुपयोग किया तो फाइन लगाया जाता है, सरकारी रूल का तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया तो फाइन लगाया जाता है। इसके अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेरियस पर्पसेस। टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है, ठीक है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू की, दोनों जो है करंट अकाउंट में आएगा। चलिए अब हम लोग इस विशाल मेगा क्यूज के लिए मैंने स्थिरता दिखाया, आप भी स्थिरतापूर्वक इसको सुनिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। बने रहिए इस चैनल में, बनने के लिए आईएएस। थैंक यू।